हेलो वेलकम बैक टू युवराज क्लास 10th। आज हम एनसीईआरटी के बायो का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस ख़त्म करेंगे, वो भी एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन। तो चलिए मैं इसे लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और समझाऊंगा, और जो चीज़ें बताने वाली हैं मैं उन्हें डिस्कस भी करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो स्टार्ट करने से पहले लाइक सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। How do we tell the difference between what is alive, what is not alive? If we see a dog running, or a cow chewing cud, or a man shouting loudly on a street, we know that these are living beings. मतलब अगर हमें कैसे हमें पता चलता है कि कोई चीज़, क्या अंतर है, मतलब हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ जीवित है या कोई चीज़ जीवित नहीं है। जैसे कुत्ता दौड़ता है, या जो गाय कौरी करती है, या हम चिल्लाते हैं गलियों में, ये सभी हमको ये बताते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हम लोग क्या हैं, लिविंग है, काउ लिविंग है, डॉग लिविंग है, उसके मूवमेंट की वजह से। What if the dog or the cow or man is asleep? और जब यही एक्शंस ना हो, जब हम सोए हुए होते हैं, तब ऐसे क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमें बताएंगे कि हम जीवित हैं या मर गए हैं। यहाँ पे तो हमने कोई रनिंग नहीं की, न काउ की च्यूइंग की। When all these organisms sleep, then how we find out which one are living or dead? We would still think they are alive. फिर भी हम सोचते हैं कि वो जिंदा होंगे, बट हाउ डिड वी नो डेट? लेकिन हमें ये कैसे पता चलता है? वी सी दैम ब्रीदिंग, हम उसकी ब्रीदिंग को देखते हैं। एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। व्हाट अबाउट प्लांट? हम उनकी ब्रीदिंग को देखकर पता कर लेते हैं कि वो जीवित है। लेकिन पौधों का क्या? हाउ डू वी नो डेट दे आर अलाइव? हमें कैसे पता चलता है कि पौधे जीवित हैं? वी सी दैम ग्रीन, सम ऑफ अस से। हम लोग में कई ऐसे आदमी हैं जो कहते हैं, बट व्हाट अबाउट प्लांट दैट हैव लीव्स ऑफ कलर अदर देन ग्रीन? कई सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनका कलर, लीफ का कलर ग्रीन नहीं होता है, तो क्या हम उन्हें डेथ कह देंगे? क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होगा। क्लोरोफिल ही ना ग्रीन पिगमेंट रखता है। सोचने वाली बात है। चलिए आगे पढ़ते हैं कि कहाँ तक हुआ था। बट ऑलवेज अबाउट दी थिंक, यहाँ तक। दे ग्रो ओवर टाइम, वो समय के साथ बढ़ते हैं। सो वी नो डेट, हम उन्हें नोटिस करते हैं। धीरे धीरे उस समय के साथ उनकी हाइट में वृद्धि होती है, जिससे हमें पता चलता है क्या वो जीवित हैं। सो हम मिलते, और कुछ कहते हैं अदर भाषा में, अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं, वी टेंड टू थिंक सम ऑफ द शॉर्ट मूवमेंट अदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट एज कॉमन एविडेंस फॉर लिविंग बीइंग अलाइव। मतलब मूवमेंट हो या ग्रोथ रिलेटेड हो या ना, लेकिन मूवमेंट हो, तो उससे ये पता चलता है कि वो वस्तु क्या है, लिविंग है। बट अ प्लांट दैट इज नॉट विजिबल इन ग्रोइंग स्टिल अलाइव। सम एनिमल कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ। मतलब हमें किसी चीज़ को देख के पता करना है कि ये जीवित है या नहीं, तो सिर्फ हम उसके मूवमेंट को देख कर नहीं बता सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जब वो ब्रीदिंग करते हैं तो उनकी शरीर में, बॉडी में मूवमेंट नहीं होती है। देन यहाँ पर हमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। सो यूजिंग विजिबल और फाइंडिंग करेक्टरिस्टिक, ये काफ़ी नहीं है। तो मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू दी नेक्ड आई। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल, इज दिस विजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? अब यहाँ पे जो इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रही है, वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, पूछ रहा है या नहीं।
इफ तो आगे देखते हैं, इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन, अगर यह क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है तो प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से, तो दे विल से यस। अगर प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो वो कहेंगे हाँ, इनफैक्ट वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन दैम। मतलब वायरस कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं शो करता है until दे इन्फेक्ट सम सेल, फिर भी वो कुछ सेल्स को इन्फेक्ट कर देता है। एंड that is partly why there is a controversy about whether they are truly live or not. Why are molecular movement need to for life? तो यहाँ पे तो कंट्रोवर्सी हो गई ना, कि जैसे वायरस तो कोई भी दिखाता नहीं है फिर भी इन्फेक्ट कर लेता है कुछ सेलों को, तो यहाँ पे लाइव भी है अलाइव भी है, यहाँ पे कंट्रोवर्सी है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट ज़रूरी होती है हमारे लाइफ के लिए? वी हैव टू सी इन अर्लियर क्लासेस, हमने पहले की क्लास में देखे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं। दे कैन हैव टिश्यू, उनके पास टिश्यू होते हैं, एंड टिश्यू हैव सेल्स, और टिश्यूज के पास सेल्स होते हैं। सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट इन देम, सेल्स के अंदर कंपोनेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनल बोल रहा है, सो ऑन, ऐसे ही होते रहते हैं। Because of the effect of the environment disorganized, or the nature of living structure is very likely to keeping breaking down over time. If order break down, the organism no longer alive. Okay, आगे पढ़ते हैं। So living creature must keep repairing and maintaining their structure. मतलब समय के साथ जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो क्रिएचर अपने आप को क्या मस्ट बी रिपेयरिंग करते रहना चाहिए, उसको मेंटेनिंग करना चाहिए। सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, ये सभी जो स्ट्रक्चर हैं किससे बने हैं? मॉलिक्यूल से बने हैं। एंड दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल अराउंड ऑल द टाइम, ये मॉलिक्यूल्स हर समय उसके चारों ओर मूव करते हैं। पहला पैरा ख़त्म। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेट अस एक्सप्लोर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या है प्रोसेसेस मेंटेनेंस की लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो चलिए अब यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है, जो चैप्टर का नाम था लाइफ प्रोसेस। तो व्हाट आर लाइव प्रोसेस? लाइव प्रोसेस किसे कहते हैं? दी मेंटेनेंस फंक्शन, ऐसे फंक्शंस जो मेंटेनेंस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, मस्ट गो ऑन इवन when they are not doing anything, particularly even when they are sitting in class. मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेंटेनेंस का ज़रूरत पड़ता है जब हम कुछ भी ना करें। अगर क्लास में केवल बैठे हैं तो वहाँ पर भी कुछ फंक्शंस होंगे मेंटेनेंस के लिए। आगे पढ़ लेते हैं। इवन इफ़ वी आर जस्ट स्लीप, जब हम सोते हैं तब भी हमें क्या मेंटेनेंस का जॉब चालू रहता है, गो ऑन रहता है। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस और जॉब आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो ये डिफिनीशन इम्पोर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना कि लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ओके, आगे पढ़ते हैं। एनसीईआरटी की लाइन को देखते हैं। सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन, मतलब ये जो भी मेंटेनेंस होते हैं प्रोसेस, वो किस लिए आवश्यकता होते हैं उनकी? प्रिवेंट रोकता है, डैमेज आउट और ब्रेकडाउन होने से रोकता है। एनर्जी नीडेड फॉर देम, इसके लिए एनर्जी की नीडेड होती है। एंड दिस एनर्जी कम फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? दूसरे ऑर्गेनिज्म के इंडिविजुअल के बॉडी से आती है। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी। यही लाइन लग रहा है मैं दोबारा पढ़ लिया, चलो आपसे पढ़ते हैं। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड। जो
हमें जीवित रहने के लिए दूसरे बाहर से जो हम भोजन लेते हैं उसे हम फूड कहते हैं, वही बोल रहा है बेसिकली। तो फूड जिसे हम क्या कहते हैं, फूड टू इनसाइड अ प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन। और उस फूड को जब हम अंदर लेते हैं उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। इफ़ द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो एंड एडिशनल रॉ नीडेड टू आउटसाइड, अगर उस ऑर्गेनिज्म के साइज को, बॉडी साइज को इंक्रीज करना है तो एडिशनल रॉ मटेरियल्स की नीड होगी फ्रॉम आउटसाइड। सिंस लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, अर्थ पर लाइफ जो डिपेंड है किस मॉलिक्यूल पे बेस्ड है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। most of these food source are also carbon based, depending on the complexity of the carbon source different। जो भी हम डेली टू डेली लाइफ में लेते हैं उसमें कार्बन थोड़ा या बहुत पाया जाता है। एंड आगे पढ़ते हैं, द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड सिंस द इन्वायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म and this source of energy therefore need to broken and build the body। the outside source, जो भी हमें बाहर से एनर्जी लेते हैं वो थोड़ी सी अलग होती है और इन्वायरमेंट के अंदर में, हमारे अंदर में कंट्रोल में होती है, जिससे हम एनर्जी की यूज करके बिल्ड अप और ब्रोकन डाउन भी कर सकते हैं। मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज वेरियस मॉलिक्यूलर movement need for maintaining living structures as to the kind of molecule body need to grow। हमारे यहाँ पे बेसिकली इस पैराग्राफ में अभी हम जो पढ़े हैं उससे यही पता चला है कि बाहर से मॉलिक्यूल लिया जाता है जिसे हम फूड का नाम देते हैं, फूड को लेकर उसे एनर्जी का यूटिलाइज करते हैं, तो यूटिलाइज करके उससे हम क्या भोजन एनर्जी लेते हैं जो हमें काम करने में मदद करता है। आगे, फॉर दिस अ सीरीज ऑफ फ्री केमिकल रिएक्शन, इसे होने में केमिकल रिएक्शन होते हैं इन दिस बॉडी को नेसेसरी होती है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्सिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द कॉमन केमिकल मीन टू ब्रेकिंग डाउन ऑफ। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शन होती हैं जो हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में केमिस्ट्री में, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडाइज रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, उसी की बात कर रहा है जिसमें बाहर से ब्रेकडाउन होती है केमिकल के मदद से। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स ऑफ, अब कई सारे ऑर्गेनिज्म बाहर से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। अब आगे एक डिफिनीशन पढ़ेंगे हम, देखो, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग मतलब हासिल करना, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी के बाहर से ऑक्सीजन को एक्वायर करना, एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, और इसकी मदद से भोजन को तोड़ना, फॉर सेलुलर नीड, सेलुलर रिस्पायरेशन के नीड को, इसी को हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्या, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग oxygen from outside of the body and to use it in the process of breakdown of food source for cellular needs is what we call respiration। Let us move to next para। In the case of single cell organism, no specific organ for taking food। सिंगल जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता भोजन को टेक करने के लिए, लेने के लिए, एक्सचेंज और या गैसियस एक्सचेंज के लिए, रिमूवल वेस्ट को निकालने के लिए जब ज़रूरत होती है। बिकॉज द इंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन द कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट, क्योंकि वो पूरा किसके कॉन्टैक्ट में होता है, इन्वायरमेंट के, क्योंकि वो सिंगल सेल है। बट वाट व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज एंड बॉडी डिज़ाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, क्या होगा अगर वही बॉडी ऑर्गेनिज्म की बड़ी हो और कॉम्प्लेक्स हो, जैसे इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एट द सेल में नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, जैसे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सेल डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं इन्वायरमेंट के, जैसे यहाँ पे इन्वायरमेंट के कनेक्ट में रहते हैं इस कारण, और ये सिंगल सेल होते हैं।
इसमें मल्टी सेलुलर में बता रहा है कि ये मे भी नहीं हो सकते हैं कांटेक्ट में इन्वायरमेंट के। थॉट सिंपल डिफ्यूज़न इज नॉट मीट ऑफ रिक्वायरमेंट एट द सेल। मतलब सिर्फ डिफ्यूज़न से, सिंपल डिफ्यूज़न से हमारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिक्वायरमेंट की पूर्ति नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? डिफ्यूज़न इज अ स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू रेस्पिरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, डिफ्यूज़न इज, यहाँ पे लिख देते हैं डिफ्यूज़न इज एस सॉरी, ये आर से रिस्पायरेशन, इसको समझ लेना। आगे बढ़ते हैं। We have seen previously how in multicellular organism various part of the species perform their function। क्लास 9th में ही हमने पढ़ा थे अलग अलग टिश्यू परफॉर्म होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हर एक काम को मल्टी सेलुलर में करने के लिए अलग अलग ऑर्गन स्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसे वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यू, जो हम टिश्यू का भी बात बताए हैं क्लास 9th का, वही यहाँ पर लाया है। एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इट देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग, ये सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, दैट अपटेक द फूड एंड ऑफ ऑक्सीजन विल ऑल्सो फंक्शन स्पेशलाइज्ड टिश्यू। मतलब भोजन लेने के लिए कोई अलग टिश्यू, स्पेशल टिश्यू, ऑक्सीजन लेने के लिए कोई अलग टिश्यू। इसमें कोई अचंभा की बात, सरप्राइजिंग की बात नहीं है। इतना समझ आया? हाउएवर दिस पोजेज अ प्रॉब्लम, लेकिन ये कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, पोजेस कर देता है। सिंस द फूड एंड द ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप एट वंस प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन जब बॉडी हमारे लेता है एक वन प्लेस वाइल द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी नीड, मतलब हम ऑक्सीजन लेते हैं एक पार्ट से, वो हमारे, लेकिन ऑक्सीजन की नीड कहाँ होती है? पूरी शरीर में, बॉडी में होती है। दिस सिचुएशन क्रिएट अ नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन वन प्लेस टू अनदर बॉडी। तो अब जो हम ऑक्सीजन लिए हैं या फूड बना है वो एक जगह पर बना है और उसको रिक्वायरमेंट पूरी शरीर में है, तो यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टेशन की नीड होती है। तो आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ओके, डेप्थ में। व्हेन द केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स एंड ऑक्सीजन फॉर जनरेटिंग एनर्जी, मतलब केमिकल रिएक्शन कार्बन सोर्स से, कार्बन बताया हो ना, सभी चीज़ें किससे मिलकर बनी है? कार्बन से, इधर ही कहीं। तो ऐसे ही, तो कार्बन प्रोडक्ट सोर्स से ऑक्सीजन जनरेट होती है केमिकल रिएक्शन द्वारा। दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट एंड दे आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर cells of body but would even harmful these waste by product and their need remove from the body। जो भी ये वेस्ट हैं वो हमारे लिए हार्मफुल है, यूजलेस ही नहीं हार्मफुल है, जिस कारण हमारी बॉडी से निकाल देती है। और निकालने की एक प्रक्रिया होती है एक्सक्रीशन, जिसे आगे और डेप्थ में पढ़ना है। अगेन इफ इज द बेसिक रूल फॉर बॉडी, फिर से ये हमारे बॉडी के एक बेसिक रूल है। टू डिज़ाइन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड। अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू for excretion will develop, which mean that transportation system will need to transport waste from cells to excretory tissue। मतलब स्पेशलाइज्ड टिश्यू एक्सक्रीशन का होता है, जो डेवलप होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन द्वारा लाए गए वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है, उसे एक्सक्रीटरी टिश्यू कहते हैं। लेट अस कंसीडर दिस वेरियस प्रोसेस सो एसेंशियल फॉर मेंटेन लाइफ। चलो इन सभी प्रोसेस को, जैसे रिस्पायरेशन, डाइजेशन और ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, इन्हें वन बाई वन करके, और न्यूट्रिशन भी था, इन्हें वन बाई वन करके हम समझते हैं। उससे पहले एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि इन्हें इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट विथ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये मैंने आपको पढ़ाया है। क्यों इनसफिशिएंट है? बिकॉज डिफ्यूज़न इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड इट डज नॉट, इट इज़ इनसफिशिएंट टू मीट विद द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। मतलब डिफ्यूज़न क्या है? एक स्लो प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हम जैसे
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं कर पाएगा, जिस कारण हम लोग में क्या है, रिस्पायरेशन है। पहला क्लियर हो गया आंसर। दूसरा पे देखते हैं, व्हाट क्राइटेरिया डू यू यूज टू डिसाइड वेदर, मतलब पहले ही तो पैरा में हम पढ़े कि कैसे कोई डिसाइड होगा कि कोई जिंदा है। मैं वहाँ पर शायद भूल गया था बताना, यहाँ पे बता दे रहा हूँ 3 बातें। सेंसेशन, क्या सेंसेशन, लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला सेंसेशन मतलब टच करने पर उसे सेंस फीलिंग आए। दूसरा सेंसेशन मेटाबॉलिज्म, मीन्स उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो, बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उन्हें मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। क्लियर। और जो तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन मेन बात है। रिप्रोडक्शन जो है वो एक लाइफ प्रोसेस नहीं है, रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस नहीं है। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट लाइफ प्रोसेस भी लिख सकते हो। जो भी चीज़ें लाइफ प्रोसेस होंगी हमारी बॉडी में, जिसके बॉडी में न्यूट्रिशन, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है न्यूट्रिशन का, ठीक है, तो न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ये सभी, तो वो लिविंग होगा। आगे पढ़ लेते हैं, जैसे व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म, क्या बाहर से रॉ मटेरियल यूज होते हैं एक ऑर्गेनिज्म द्वारा। वाटर यूज होता है भाई, सनलाइट यूज होता है। अब प्लांट में देखें तो क्लोरोफिल यूज़ होता है, मिनरल्स नीचे से यूज होते हैं ग्राउंड से। हो गया तीसरा। अब चौथा देख लेते हैं, व्हाट प्रोसेस डू यू कंसीडर दी मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस। तो अभी जितने हमने प्रोसेस पढ़े हैं, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, ये सभी को इसमें मेंशन कर देना, हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो के लिए अगर तुम्हें नीड हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, पूरा न्यूट्रिशन एक बार में पढ़ लेंगे, उसके बाद से डाइजेशन। तो वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।